नमस्कार। आज हम हिंदी के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जहां छोटी छोटी बातें भी बड़ा फर्क डाल देती हैं। मेरा मतलब है वर्तनी, यानी कि शब्दों की स्पेलिंग। जी हाँ, वर्तनी देखने में छोटी लगती है पर लिखने में सही होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो जानकारी है आज, वो असल में प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों और उनके जवाबों से ली गई है। हाँ, इसमें वो सवाल हैं जहाँ सही और गलत लिखे शब्दों को पहचानना होता है। काफी प्रैक्टिकल सोर्स है ये। तो आज हम सिर्फ सही गलत नहीं बताएंगे। हमारा मकसद है इन उदाहरणों से ये समझना कि हिंदी लिखते वक्त हम लोग आम तौर पर कहाँ चूक जाते हैं, क्यों होती हैं ये गलतियां। बिल्कुल, एक तरह से शब्दों के सही रूप की पड़ताल करेंगे हम। हाँ, ताकि लिखने और समझने दोनों में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम शब्द से। इसमें अक्सर गड़बड़ होती है, शारीरिक। इसमें मात्राओं का बड़ा चक्कर है ना? हाँ बिल्कुल। शारीरिक, ये शब्द एकदम सही उदाहरण है कि कैसे छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। स्रोत का पहला ही उदाहरण इसी पर है। देखिए, सही रूप है श पर आ की मात्रा, फिर र पर बड़ी ई की मात्रा, फिर अगले र पर छोटी ई की मात्रा और क, श, री क। शारीरिक, ओके। जी, और जो गलत ऑप्शन दिए हैं वो हैं शरीरक, शरीरी के। ये सब गलत हैं। हाँ, ये ई और ऊ की मात्राओं का कंफ्यूजन तो बहुत ही कॉमन है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम बोलने में उतना ध्यान नहीं देते इन पर? हाँ, काफी हद तक यही बात है। देखिए, आम बोलचाल में हम स्वरों को कितना खींच रहे हैं या कितना छोटा बोल रहे हैं, इस पर हमेशा उतना जोर नहीं देते। लेकिन लिखने में तो ये जरूरी हो जाता है। तो जब लिखने बैठते हैं तब दुविधा होती है। शारीरिक में अगर एक भी मात्रा इधर उधर हुई तो शब्द का रूप ही बिगड़ जाता है। सही बात है। अच्छा, एक और ऐसा ही शब्द है, आविष्कार। स्रोत में साफ लिखा है कि आविष्कार लिखना गलत है, पर यह गलती भी बहुत दिखती है। जी, दिखती है। सही शब्द आविष्कार ही है। अ से नहीं बल्कि आ से शुरू होता है। आविष्कार। हाँ, होता क्या है, हम जैसा सुनते हैं कई बार वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, और शायद सुनने में कभी अ जैसा आभास हो जाए, पर मानक रूप आ से ही है, आविष्कार। ओके, स्रोत में मात्राओं से जुड़े और भी कई अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे अतिथि। इसमें दोनों त पर छोटी ई की मात्रा लगती है ना? एकदम सही, अतिथि, दोनों छोटी ई। बहुत से लोग दूसरे त पर बड़ी ई लगा देते हैं, अतिथि, वो गलत है। जी। और वधु? वधु, इसमें ध पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, वधु, छोटे ऊ की नहीं। और एक और था, पूर्ति। प पर बड़ा ऊ, फिर त पे छोटी ई और ऊपर आधा र। बिल्कुल, पूर्ति, प पर बड़ा ऊ, फिर त के ऊपर रेफ, आधा र और त पर छोटी ई की मात्रा, पूर्ति। कुछ शब्द और भी हैं जो थोड़े मुश्किल लगते हैं, जैसे मुमुक्षु या जिजीविषा। इनमें तो मात्राएं याद रखना और भी मुश्किल है। हाँ, ये थोड़े जटिल लगते हैं, पर इनमें भी एक पैटर्न है। जैसे मुमुक्षु, इसका मतलब है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अच्छा। इसमें देखिए, पहले म पर छोटा ऊ, दूसरे म पर बड़ा ऊ और फिर श पर छोटा ऊ, मुमुक्षु। मुमुक्षु, ओके। और जिजीविषा? जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। इसमें पहले ज पर बड़ी ई, दूसरे ज पर छोटी ई और फिर व पर भी छोटी ई, जी विषा। जिजीविषा, वाह। इसी तरह ऊर्जस्वी सही शब्द है, ऊर्जास्वी नहीं। बड़ा ऊ, फिर ज के ऊपर रेफ, फिर आधा स, व पर बड़ी ई, ऊर्जस्वी। मतलब मात्राओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता हाँ, है। जी हाँ, छोटी बड़ी मात्राओं को हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, अब उन शब्दों पर आते हैं जहां मिले जुले अक्षर मतलब संयुक्ताक्षर या फिर कुछ खास वर्ण जैसे री, ण, श, स, इनके इस्तेमाल में गड़बड़ होती है। यहाँ मामला वाकई थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण है, द्वारका और द्वारिका। स्रोत कहता है द्वारिका सही है। जी हाँ, मानक हिंदी में द्वारका ही शुद्ध रूप है। द्वारिका बोलने में काफी चलता है, शायद आसान लगता हो, पर व्याकरण और ऐतिहासिक रूप से देखें तो द्वारका ही सही है। ठीक है। और एक शब्द है अक्षौहिणी। ये महाभारत में सेना की यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी स्पेलिंग भी खास है। बिल्कुल, अ क्ष हुणी। इसमें अ के बाद आता है क्ष। ये क्ष बनता है आधा क और षटकोण वाले श से। क प्लस श, क्ष। हाँ जी। फिर इस क्ष पर अ की मात्रा, फिर ह पर छोटी ई की मात्रा और आखिर में ण पर बड़ी ई की मात्रा, अक्षौहिणी। इसमें क्ष और ण का सही प्रयोग जरूरी है।
संयुक्त अक्षरों में एक और जोड़ी है जो बहुत परेशान करती है, श्रृंगार और श्रृंखला। इनमें श के नीचे जो मात्रा लगती है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम गलती है। यहाँ समझना ये है कि श्रृंगार और श्रृंखला में श के नीचे जो घुमावदार सी मात्रा लगती है ना, हाँ, वो असल में री ऋषि वाला स्वर की मात्रा है। वो र व्यंजन नहीं है। ओह, अच्छा। ये र नहीं है। नहीं, इसलिए इसका उच्चारण श्र जैसा नहीं बल्कि श्री जैसा है। श्र तो बनता है आधे श और र से, जैसे श्रम में या श्रीमान में। अच्छा। तो श्रृंगार में श के नीचे री की मात्रा और ऊपर अनुस्वार बिंदी, और श्रृंखला में भी श के नीचे री की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, फिर आधा ख और ल। इनमें श्र लिखना गलत है। ये तो बहुत जरूरी बात पता चली। अच्छा, स्रोत में कृतज्ञ शब्द भी है। इसमें आखिर में ज्ञ आता है। जी, कृतज्ञ। इसमें ज्ञ है जो आधे ज और ञ पंचम वर्ण के मेल से बना संयुक्ताक्षर है। और प्रशंसा, इसमें श और स दोनों आते हैं। हाँ, प्रशंसा। इसमें पहले शलगम वाला श आता है और बाद में सड़क वाला स। प्रशंसा। श, श और स का सही प्रयोग भी वर्तनी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत में अभिषेक का भी उदाहरण है शायद। जी है। अभिषेक में षटकोण वाला श आता है। निष्पक्षता में भी श है और दुष्चरित्र में आधा श और च मिलकर श बनता है। ये कैसे बनते हैं और इनका उच्चारण क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा बात करते हैं अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु और हलंत की। स्रोत में संगम शब्द का उदाहरण है। उसमें बताया है कि चंद्रबिंदु गलत है, बिंदी वाला संगम सही है। जी। अनुस्वार अंग और अनुनासिक में भी अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, इनमें मूल अंतर क्या है अगर आसान शब्दों में समझे तो? देखिए, अनुस्वार अंग जो है वो एक तरह से किसी नासिक व्यंजन जैसे न, या, न, म की जगह लेता है, जबकि अनुनासिक वो दिखाता है कि स्वर को नाक की मदद से बोला जा रहा है, मतलब स्वर का नासिकीकरण हो रहा है। ओके। एक मोटा सा नियम ये है कि जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा यानी ऊपर वाली लाइन के ऊपर नहीं जाती, जैसे अ, आ, उ, उनमें चंद्रबिंदु लगता है, जैसे चांद, गूंगा, अंगना, दांत। ई, ए, ओ, उनमें जगह की कमी के वजह से अक्सर चंद्रबिंदु की जगह सिर्फ बिंदी अंग लगा दी जाती है, पर आवाज अनुनासिक वाली ही होती है, जैसे नहीं, मैं। अच्छा। लेकिन संगम जैसे शब्दों में पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार आता है। यहाँ ग से पहले उसी के वर्ग का पंचम वर्ण ङ आना चाहिए था, उसकी जगह अनुस्वार लगा है। संगम, संगम। समझ गई। और हलंत, इसका क्या काम है? स्रोत में चिन्ह शब्द है। हलंत, ये किसी व्यंजन के नीचे लगने वाली एक छोटी सी तिरछी लाइन होती है। ये दिखाती है कि उस व्यंजन में अस्वर शामिल नहीं है, मतलब वो आधा है। आधा अक्षर दिखाने के लिए। जी। चिन्ह में ह के नीचे हलंत है, जिसका मतलब है ह आधा है, और उसके तुरंत बाद पूरा न बोला जाता है, चिन्ह। कई लोग इसे चिन्ह लिख देते हैं, ह में मिला देते हैं, वो गलत है। अच्छा। इसी तरह उज्ज्वल शब्द है, इसमें दो आधे ज आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओ, ज, ज्व, ल, दो आधे ज। और महत्व और तत्व, इनमें भी ऐसा ही कुछ है? हाँ जी, महत्व में आखिर में आधा त और फिर पूरा व आता है, म, ह, त्व। तत्व में भी आधा त और फिर पूरा व, तत्व। अक्सर लोग एक ही त लिख देते हैं, महत्व या तत्व, जो अशुद्ध है। एक और उदाहरण है ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसमें ह के नीचे हलंत लगाकर उसे म से जोड़ा जाता है, ब्रह्म। और जैसे श्रीमान और विद्वान, इनके आखिर में भी हलंत लगता है। जी, इन शब्दों के अंत में हलंत न के नीचे लगता है। ये दिखाता है कि अंतिम व्यंजन न स्वर रहित है, मतलब आधा है। श्रीमान, विद्वान। श्रुत ये भी बताता है कि श्रीयुत में हलंत नहीं लगता, तो हलंत का सही प्रयोग भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी एक बारीक बात है। अच्छा, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कोई प्रत्यय मतलब सफिक्स लगने से शब्द की स्पेलिंग बदल जाती है, खासकर एक प्रत्यय। श्रुत में इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है आनुषांगिक, जो अनुषंग शब्द से बना है। यहाँ अ का आ हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो वो अक्सर शब्द के पहले स्वर को बदल देता है। इसका एक नियम सा है। अच्छा, क्या नियम है? देखिए,
अगर शब्द का पहला स्वर अ या आ है तो वो आ ही रहता है या आ बन जाता है। ओके। जैसे अनुषंग प्लस इक इज इक्वल टू आनुषंगिक, अच्छा। अध्यात्म प्लस इक इज इक्वल टू आध्यात्मिक, प्रमाण प्लस इक इज इक्वल टू प्रामाणिक। ठीक है। अगर पहला स्वर ए ई या ए है तो वो ए बन जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे इतिहास प्लस इक इज इक्वल टू ऐतिहासिक, अधिकार प्लस इक इज इक्वल टू आधिकारिक, इच्छा प्लस इक इज इक्वल टू ऐच्छिक। और अगर पहला स्वर उ या ओ है तो वो औ बन जाता है। ऊ या ऊ का औ। जी, जैसे उद्योग प्लस इक इज इक्वल टू औद्योगिक, अभ्यंतर प्लस इक इज इक्वल टू आभ्यंतरिक, यहाँ अ का आ हुआ। परलोक प्लस इक इज इक्वल टू पारलौकिक, यहाँ भी प का अब आ हुआ। अरे वाह, ये नियम तो काफी काम का है। मतलब एक वाले बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग इससे सही पता चल सकती है। हाँ बिल्कुल। जैसे स्रोत में पारलौकिक, प्रमाणिक, आधिकारिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, आभ्यंतरिक, ये सब दिए हैं और इसी नियम से बने लगते हैं। निश्चित रूप से ये नियम समझने से इक प्रत्यय वाले शब्दों में जो आम गलतियां होती हैं उनसे बचा जा सकता है। स्रोत के सवाल इसी नियम की समझ को परखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ ऐसी मिली जुली गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हो जाती हैं और स्रोत में जिनका जिक्र है, जैसे उपरोक्त और उपर्युक्त। इनमें से सही कौन सा है? देखिए, व्याकरण के हिसाब से उपर्युक्त को ज्यादा शुद्ध माना जाता है। उपर्युक्त। हाँ, ये बना है उपरी, जिसका मतलब है ऊपर, और उक्त मतलब कहा गया, किस संधि से। उपरोक्त का प्रयोग आम जरूर हो गया है, पर स्टैंडर्ड राइटिंग में उपर्युक्त बहता है। ओके। और एक और आम गलती, दवाई का बहुवचन। लोग दवाइयां बड़ी ई के साथ लिख देते हैं, हाँ, जबकि सही रूप है दवाइयां छोटी ई के साथ। ये नियम है कि जब ई कारांत यानी बड़ी ई पर खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो वो अंतिम बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है और फिर यहाँ जुड़ता है। जैसे नदी से नदियां, लड़की से लड़कियां, वैसे दवाई से दवाइयां। दवाइयाँ छोटी, ठीक है। और अहिल्या बनाम अहिल्या, रामायण वाली अहिल्या। सही नाम अहिल्या है, इसमें ल आधा है, अहल्या। अहिल्या लिखना आम गलती है, पर शुद्ध वर्तनी अहल्या ही है। अहिल्या, ठीक है। दो और शब्द हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, कवि का स्त्रीलिंग और पूजा से जुड़ा शब्द। हाँ, ये तो पिट क्वेश्चन है कई एग्जाम्स के। कवि का स्त्रीलिंग है कवयत्री। कवयत्री। जी, ध्यान से देखिए, क व य त्री। व पर कोई मात्रा नहीं, य पर छोटी ई और त्री पर बड़ी ई। अक्सर लोग कवियत्री या कवित्री लिख देते हैं, वो गलत है। और दूसरा शब्द है पूजनीय, मतलब पूजा करने योग्य। यही सही स्पेलिंग है, पूजनीय। पूजनीय लिखना गलत है। अच्छा, पूजनीय गलत है। हाँ, हालांकि पूज्य शब्द अपने आप में सही है, जैसे हम लिखते हैं पूज्य पिताजी, लेकिन जब अनीय प्रत्यय लगता है तो वो पूजा धातु से जुड़कर पूजनीय बनाता है, पूज्य से नहीं। ओके। और सौंदर्यता, ये शब्द सही है या सिर्फ सौंदर्य? सौंदर्य अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें अलग से ता प्रत्यय लगाकर एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इसे रेपिटेशन जैसा मानते हैं। तो सौंदर्य लिखना ही काफी है और शुद्ध है, सौंदर्यता नहीं। ठीक है। कृपया में आधा प आता है क्या? मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, कृपया में पूरा प आता है, क्री पया, आधा नहीं। कृपया, ओके। और अधीन या आधीन, जैसे मैं आपके अधीन हूं। अधीन सही शब्द है, अधीन, जिसका मतलब है किसी के कंट्रोल में। अधीन लिखना गलत है, हालांकि बोलने में बहुत लोग बोलते हैं। अधीन सही है। अच्छा, दो और शब्द लेते हैं, पैतृक और निरोग। पैतृक मतलब पिता से संबंधित। इसमें त के नीचे री की मात्रा लगती है, जैसे पृथ्वी में लगती है। पैतृक, पैतृक त्र वाला लिखना गलत है। पैतृक, री की मात्रा, ठीक है। और निरोग या निरोग, सही वर्तनी है नीरोग, न पर बड़ी की मात्रा, नीरोग। निरोग छोटी ई गलत है। अच्छा, ये असल में विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह प्लस रोग, निरोग। नियम यह है कि विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ हो और बाद में र आए
तो विसर्ग हट जाता है और वो ई या ऊ, बड़ा यानी ई या ऊ बन जाता है। ओ, जैसे निह प्लस रस इज इक्वल टू नीरस। बिल्कुल वैसे ही निह प्लस रोग, निरोग। वाह, तो इन सभी उदाहरणों से हमने क्या सीखा? मुझे तो लग रहा है कि हिंदी वर्तनी पर पकड़ बनाने के लिए वाकई बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो मात्राएं हों या मिले जुले अक्षर हों, बिंदी चंद्र बिंदु हो, हलंत हो या फिर वो इक प्रत्यय का असर हो, हर चीज मायने रखती है। और ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल हैं, ये हमें ये भी दिखाते हैं कि ये गलतियां सिर्फ सीखने वालों से ही नहीं होती। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये गलतियां कर जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसलिए इन्हें सुधारना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने लिखने को, अपनी राइटिंग को सटीक और असरदार बनाना चाहते हैं। और सुधार का रास्ता वो रटने से ज्यादा समझने और प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि शब्दों को सही तरह से लिखना सिर्फ नियमों की जानकारी का खेल नहीं है, बल्कि इसमें ध्यान और अभ्यास दोनों लगते हैं। जरा सी चूक और शब्द का रूप बिगड़ सकता है। बिल्कुल। हमने मात्राओं के खेल को देखा, संयुक्ताक्षरों की पहेली को समझा, अनुस्वार अनुनासिक के भेद जाने, हलंत का महत्व समझा और एक जैसे प्रत्ययों का जादू भी देखा। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि लगातार कोशिश करते रहने से वर्तनी जरूर सुधरती है। मतलब हार नहीं माननी है। सही कहा। शब्दों को गौर से पढ़ना, उनके मूल रूप को, उनकी बनावट को समझने की कोशिश करना और लिखने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना, ये आदतें बहुत काम आती हैं। जैसा हमने देखा, कभी कभी उज्ज्वल, श्रृंगार या अहिल्या जैसे बहुत आम लगने वाले शब्दों की स्पेलिंग में भी पेंच फंसा होता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। स्रोत ने बताया कि सौंदर्यता गलत है, सौंदर्य सही। इसी तरह उत्कर्षता गलत, उत्कर्ष सही। तो क्या ता प्रत्यय कभी भी सौंदर्य या उत्कर्ष जैसे भाववाचक संज्ञाओं के साथ लग ही नहीं सकता? या व्याकरण में इसके कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जहां इसे सही माना जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर भाषा के जानकार शायद और रोशनी डाल सकें। इसी विचार के साथ आज की ये वर्तनी विश्लेषण की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।